हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 3 का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ जो है वैसे तो अब सारे उनके फंक्शंस काफ़ी अच्छे और काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं इन्वेस्टर्स के लिए भी और कस्टमर्स के लिए और कंपनीज़ के लिए, बट स्टिल इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो हम लोग उन लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है अगर उसने कोई सी रेटिंग दी है तो वो उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं होता। मतलब कल को अगर आपने टाटा कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, उसकी रेटिंग थी 4.5, ठीक है, आउट ऑफ 5, और उसमें आपको लॉस हो गया, तो यू कैंट स्यू द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कि नहीं आपने तो बोला था कि बहुत अच्छी रेटिंग है, हमने खरीद लिया, अब हमारा लॉस हो गया। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज़ की नहीं लेती, वो सिर्फ रेटिंग बोलती है, उसके बाद भी वो बोलती है कि आप अपनी रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करो, हमारा कोई उसमें रोल नहीं है। ठीक है, तो एक उसका ये लिमिटेशन हो गया कि वो किसी भी चीज़ की जवाबदारी बिल्कुल भी नहीं लेती, कुछ भी उसके ऊपर अपन लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, सेकेंड है, कई बार ऐसा होता है कि एक ही कंपनी के एक ही शेयर की 2-3 अलग अलग रेटिंग्स होती हैं, तो जो वो परचेज करने वाला होता है जो सिक्योरिटी, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कई बार ये रेटिंग्स मिसलीडिंग भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नो गारंटी। वही कोई सी भी गारंटी नहीं रहती है कि यार इसकी रेटिंग अच्छी है तो ये अच्छे रिटर्न्स ही देगी, इसकी रेटिंग खराब है तो ये खराब रिटर्न्स ही देगी। वो सारा आपका डिपेंड करता है मार्केट फ्लक्चुएशंस के ऊपर, वो सारा डिपेंड करता है अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, तो ये नो गारंटी। दूसरा है करंट पोजीशन। देखो क्या होता है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना, वो अपने एक पर्टिकुलर अलग टाइम जोन में पूरे एनालिसिस करके क्रेडिट रेटिंग देती है, लेकिन उसकी किसी भी बिजनेस की करंट पोजीशन को वो नहीं बताती कि यार आज के दिन पर इतनी रेटिंग है, कल के दिन पर इतनी रेटिंग है। वो एक बार एनालिसिस करती है और एक ही बार उसकी रेटिंग दे देती है। ठीक है, नेक्स्ट है अनरिलायबल। इतना ज़्यादा हम रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि कई सारे क्योंकि ये जो रेटिंग्स हैं ये एक पर्टिकुलर कंपनी की एक पर्टिकुलर टाइम की रेटिंग्स हैं। ठीक है, मार्केट हम लोग का फ्लक्चुएट करता है डेली बेसिस पर, है ना, रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है, रोज़ कुछ नई पॉलिसीज आती है, नए नॉर्म्स आते हैं, मार्केट में कुछ अलग चेंजेस आते हैं, तो उसके बेसिस पर तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं रहती हैं। लास्ट है कि कहीं ना कहीं जो रेटिंग्स हैं ये ह्यूमन बींग्स ही कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा एरर्स होने की भी ज़्यादा चांसेस रहती हैं। ठीक है, और ये बायस भी हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को लेकर, तो बायसनेस की भी चांसेस यहाँ पर रहती है। अब है कि नहीं वो अलग बात होती है, लेकिन चांसेस होती हैं। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आपके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हम लोग ये नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अब मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे पास 2 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। एक डायरेक्टली जो मैं खुद से इन्वेस्ट करती हूँ, और इनडायरेक्टली मतलब मैं किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करती हूँ, वो कंपनी किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करती है। तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ मैं, और मैं डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ। अगर मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, मेरे खुद है फिक्स प्रिंसिपल। फिक्स प्रिंसिपल मतलब मैं अपना पैसा किसी को दे रही हूँ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और वो पैसा आगे यूज़ नहीं कर रहा है, वो मैं मतलब खुद ही यूज़ करवा रही हूँ अपने पैसे अपने सामने ही, और उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। जैसे अगर मैंने FD बनवाई हो तो वो आ जाएगा फिक्स प्रिंसिपल में। ठीक है, दूसरा होता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आप अगर आपने घर खरीद लिया, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, उसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करो, उसके रिटर्न्स आप डे बाय डे देख सकते हो अपने खुद की ग्रोथ, तो वो आपके ये रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिसमें कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट हमारा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या आ जाता है कि जब मैं इंश्योरेंस ले रही हूँ, ठीक है, इंश्योरेंस जब अपन लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो हम लोग जो प्रीमियम पे करते हैं उस प्रीमियम को कैपिटल बना के जो इंश्योरेंस कंपनी है वो दूसरों को लोन देती है, दूसरों को एक तरीके से उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, उसका रिटर्न वो रखती है, फिर उसमें से जो बचता है रिटर्न वो हमें मिलता है। तो इस तरीके से हमें हमारे ही पैसे का रिटर्न कोई और भी कमा रहा है और उसमें से एक छोटा सा पार्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरा इंश्योरेंस के थ्रू मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ इनडायरेक्टली। सेकेंड है बॉन्ड्स। मेरे को अगर कोई से भी बॉन्ड्स खरीदे हैं मैंने गवर्नमेंट के, तो मैंने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो मेरे पास समझो मैंने 25,000 इन्वेस्ट करे, है ना। अब गवर्नमेंट उन 25,000 को कहीं और इन्वेस्ट करेगा, वहाँ से रिटर्न उसको मिलेंगे 10% के रिटर्न फॉर एग्जाम्पल मिल रहे हैं, 10 में से 7% वो रखेंगे, 3% मुझे देंगे। तो इस तरीके से रिटर्न्स मिलते हैं आपको बॉन्ड्स पर। दूसरा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स मतलब वही एक म्यूचुअल फंड एजेंसीज रहती हैं जो इकट्ठा फंड्स करके लोगों के फंड्स इकट्ठा करके और कहीं पर इन्वेस्ट करती हैं। तो ये भी इनडायरेक्टली हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, हम लोग खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन लोगों को पैसा दे रहे हैं, हम इन एजेंसीज को पैसा दे रहे हैं जो हमारे पैसे को आगे फॉरवर्ड करके उसमें से खुद भी अर्न कर रहे हैं और हमें भी हमारी अर्निंग्स दे रहे हैं। लास्ट है अदर सिक्योरिटीज़। अदर सिक्योरिटीज़ में आप कह जाएंगे शेयर्स, डिबेंचर्स, है ना, ये सारी जो आपने सिक्योरिटीज़ पढ़ के रखी है ऑलरेडी। ठीक है, इसमें ये सारे सिक्योरिटीज़ आ जाएंगी आपकी। जैसे शेयर्स का भी ऐसा रहता है कि आप उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कंपनी फिर थर्ड जगह इन्वेस्ट करेगी, तो ऐसे ही हमारे पैसों से वो कंपनी अर्न करेगी पहले, फिर हम लोग को उसमें से रिटर्न देगा, तो इट इज़ इनडायरेक्ट। ऐसे ही आपके डिबेंचर्स भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनको हम लोग आगे की वीडियोज़ में और डिटेल में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।